और सेंटर ऑफ द स्फीयर पर सारी चार्ज रखी गई है, और उस सिचुएशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी यही आएगी। तो जहाँ तक अंदर का सवाल है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और बाहर आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड गिरने लगती है। सो वी विल ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस सेम डायग्राम। और यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं इस सेंटर से एक लाइन लेते हुए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो कोऑर्डिनेट है वो ले लूँ, और इस तरफ जो ड्रॉन लाइन है उसको आर ले लूँ, तो यू विल बी एबल टू गेट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मूला वो अलग है और इसके बाहर का फॉर्मूला अलग है। तो इस रीजन में जहाँ स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, मैंने फिर से यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन जो है 1/r² के बराबर है। तो दोनों ही ग्राफ का अगर आप नेचर समझें तो ये एक लीनियरली इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो यहाँ पे जीरो है, सेंटर में जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और धीरे धीरे बढ़ते हुए मैक्सिमम पहुंच जाएगा जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा, और उसके बाद it will start falling down as 1/r². So this is the variation of electric field due to a non-conducting sphere which has been uniformly charged, जिसकी चार्ज जो हमने पूरे वॉल्यूम में, एंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। So with this particular derivation we are ending this chapter, and we will do a couple of examples today before we close this lecture. So मैं एक पर्टिकुलर टिपिकली जो एग्जाम्पल 2 बार बोर्ड्स में पूछा गया उसको मैं आपको करवा देता हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में से है। देन आई वुड एक्सपेक्ट दैट यू डू दी क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई वुड पुट अ लेक्चर ऑन ऑल द सेलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड द एक्सरसाइज, सो दैट you can look at ki how you have to solve it in the board exams and how to furnish the complete solution. ISC के students को I would recommend that what I will do is I'll send a pic of the questions of the board and you can do the questions from there. तो एक सवाल में NCERT वाले, it's a very interesting question for ISC students also, you can also go through. This is example number 1.11. तो एग्जाम्पल नंबर 1.11 अगर आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 1.11 NCERT की किताब है, पेज नंबर है 35. सो व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस, प्लीज ओपन द बुक एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27 आर. Electric field components in the given figure is electric field in x direction, ax to the power half का वेरिएशन है, Ey is equal to Ez equal to 0 दिया हुआ है, और a की वैल्यू दी हुई है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू दी पावर हाफ डिनोमिनेटर में. सबसे पहले तो हमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालने, जो डायग्राम में दिया हुआ है, एंड द चार्ज विद इन द क्यूब अज्यूमिंग a इक्वल टू 0.1. ये सॉरी अल्फा है और ये भी अल्फा है, और a जो स्फीयर का जो साइड का जो लंबाई है वो 0.1 मीटर दिया हुआ है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्यूब हैज बीन केप्ट इन दी XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, और ये आपका z कोऑर्डिनेट. तो जो क्यूब का जो एज है वो हमने x से जो है, ये कौन सा है, ये वाला x y और z, सॉरी द कोऑर्डिनेट्स हैव बीन रॉन्गली मार्क दिया. ये x हो गया, ये y हो गया आपका, और ये z हो गया. तो ये जो क्यूब है आपका वो क्या है, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस सरफेस. और आप देख पा रहे हो कि ये जो क्यूब का जो पहला सरफेस है ना, ये वाला जो है आपका, वो यहाँ से a दूरी पे ही रखा हुआ है. और जैसा कि बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो x दिशा में है उसकी वेरिएशन हो रही है, इट्स पॉइंटिंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं बनाऊँ, लेट मी ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट कलर. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी जा रही हैं, देखो ये x दिशा में है. So what we'll do is we'll consider some surfaces here. So उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मार्क कर लेते हैं ABCD और इसको लिख लेते हैं EFGH. ठीक है. तो देखो there are 6 surfaces here.
एंड हमें बोला गया दो चीज निकालने के लिए, एक तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब एंड टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब। फ्लक्स निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पे 6 फ्लैट सरफेस है, तो 6 एरिया वेक्टर्स होंगी। तो फॉर दिस ADHE, ये जो ADHE दिख रहा है ये आपको, ये फेस, इसका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरफ है, आई विल यूज रेड कलर टू शो दैट। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है। लुक एट दिस BCGF, ये वाला फेस का एरिया वेक्टर इस तरफ है। व्हाट अबाउट ADCB, ये जो ऊपर ADCB है ऊपर की तरफ है। नीचे बॉटम का क्या हाल है, HEFG, ये वाला जो एरिया है उसका नीचे की तरफ होगा। अब आपके अपनी तरफ जो यहाँ फेस करने वाला जो फेस है दैट इज ABFE, उसका आपकी तरफ होगा। और इसके पीछे वाला सरफेस जो है DCGH, देख रहे हो आप, वो पीछे की तरफ उस तरफ। Now there are 6 surfaces and 6 vectors I have drawn, but the important point to note is कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और ये वाला एरिया वेक्टर ऐसा, तो एंगल विल बी 90। तो इसका मतलब कि ADCB जो फ्लक्स कैप्चर करेगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जो बॉटम वाला जो फेस है इसमें भी एरिया वेक्टर आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, तो वंस अगेन व्हाट इज एंगल 90, cos 90 क्या होगा 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया उसके थ्रू भी फ्लक्स 0 हो गया। अब ये जो फेस आप देख रहे हो आपकी तरफ, ये जो पॉइंट कर रहा है ABFE, उसमें भी एरिया वेक्टर ऐसा है और फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है। तो अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट कटिंग दिस सरफेस, इट्स स्लाइडिंग ओवर इट, gliding over it. So therefore once again the flux or the electric lines of force cut by ABFE is again 0। और इसका जो पैरेलल फेस पीछे है that is DCGH, आप देख पा रहे हो DCGH जो पीछे है उसका भी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा और थीटा 90 होने के कारण फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब द कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स इज ड्यू टू ओनली ADHE एंड BCGF, बट ADHE जो फेस है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट उसे क्या है A, एंड व्हाट अबाउट दिस फेलो BCGF, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना हो जाएगा 2A। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि जब ये क्यूब का फेस इस लाइन से A दूरी पर है परपेंडिकुलर, तो ये वाले फेस का कितना दूर है 2A हो गया, करेक्ट। तो इसमें जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उन दोनों के बीच में एंगल क्या है 180 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और एरिया वेक्टर बाहर है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल यहाँ पर इस फेस के लिए ADHE के लिए क्या है, इट्स 180 डिग्री। सो cos 180 इज -1, तो ये इसके थ्रू नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा आपको। और दूसरा BCGF में एरिया वेक्टर भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उस तरफ है, तो दोनों ही एक ही तरफ है, सो इसलिए एंगल इज 0 डिग्री, cos 0 इज 1, सो इट्स पॉजिटिव। सो देयरफॉर BCGF के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो व्हेन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E dot dA, then if you want to write it down, that you'll have to write it down for the surface say AEHD plus integral of, देखो E dot D अंदर है by default, and for this you will write BCGF, and आप इधर पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि for all other surfaces the flux is 0 because the area vector and the electric lines of course are making an angle of 180 degree with each other, so that's why we are not going to consider the fluxes through those and only these two surfaces। तो ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है जब आप इस क्वेश्चन को बोर्ड्स में सॉल्व करेंगे। तो E dot dA AEHD के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अल्फा x टू द पावर हाफ है और यहाँ x की वैल्यू है A, तो इसलिए क्या हो जाएगा E dA cos 0, तो E बाहर आ जाएगा, तो E और इंटीग्रल dA हो जाएगा, है ना, इसके लिए प्लस अगेन E इंटीग्रल dA इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब E की वैल्यू क्या डालें अपन, अल्फा की जगह हम डालेंगे x की जगह डालेंगे A और A की वैल्यू 0.1, अल्फा की वैल्यू भी दी हुई है, तो पहले वाले के लिए हम डालेंगे इसको E और इसे E डैश ले लो, तो E हो जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू क्या है 800, A की वैल्यू 0.1 टू द पावर हाफ और E डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 800
और हो जाएगा 0.2 टू द पावर हाफ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी वैल्यू 2a है। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ ए डी डैश एंड डी ए जो है आपको पता है ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड का जो लंबाई है वो ए है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल फ्लक्स एल एच एस हम कैलकुलेट कर लेंगे ई और डी डैश की वैल्यू डाल के, और एरिया जो है इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रल डी ए हो जाएगा ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज 0.1 स्क्वायर, इज इट नॉट? And we are going to get, we'll substitute all these values on this side, so you're going to get 800 into 0.1 the whole to the power half, और ये माइनस है क्योंकि नेगेटिव मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस ऑफ दैट इंटू 0.1 स्क्वायर प्लस 800 इंटू 0.2 टू द पावर हाफ इंटू 0.1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो कॉमन बाहर निकाल लो, तो 800 बाहर आ जाएगा, 0.1 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 800 इंटू 0.1 स्क्वायर आपका 8 बन जाएगा, तो 8 इंटू रूट 0.2 माइनस रूट 0.1 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर देना, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्लक्स का आंसर मांगा तो ये है, और अगर सिग्मा क्यू मांगा तो ये है। तो प्लीज कैलकुलेट दिस एंड वेरीफाई द आंसर एंड प्लीज चेक अप विद द बुक whether you're getting the right answer. If you are unable to understand this question once again, please go through the video 2-3 times and script nahi samajh mein aaya, then again explain in the next lecture, or you could ask me personal questions also on this. So with that we will end this chapter, but we will have one more lecture on the solved examples and your doubts. Be prepared after this particular lecture for a test on this chapter. Honestly give a test of 1 hour जो कि एक subjective type का मैं बना रहा हूँ। उसके बाद what we'll do is we'll complete the next chapter and then we'll do some competitive level questions and derivations on entire electrostatics, ठीक है? तो next chapter will be a little more involved with the capacitance and all that, so I would like you to be more attentive, more particular, क्योंकि पहला चैप्टर खत्म हो रहा है और दूसरा चैप्टर हम लोग जल्दी खत्म करेंगे, because now we're looking at the time constraints, we'll have to be a little more aware of doing the things fast.